Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is our day 3 in which we are going to complete our sexual reproduction in flowering plants wala chapter of unit 1, and also we will be completing the PYQs of whole unit. So let's get started. So starting up with the basics of flower. फ्लावर में हम सबसे पहला पार्ट करेंगे दैट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल reproductive part of the flower. ठीक है, जो हमारा एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब ये तो हो गई, हम इसके अंदर सारा पहले हम एंड्रोशियम से पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं कि देखो कहते हैं फ्लावर हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 2 एसेंशियल पार्ट्स. पहला आता है एंड्रोशियम जो कि मैंने आपको बताया मेल पार्ट है, और दूसरा आता है गाइनोशियम जो कि हमारा फीमेल पार्ट है. और यही दोनों पार्ट्स जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी कि दे आर ओनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये दोनों पार्ट्स ही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर. यहाँ पे आ जाता है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर जिसको हम देखते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्लावर हिबिस्कस. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नीचे आता है, यहाँ पर ये आ जाता है हमारा थैलेमस वाला पार्ट. ठीक है, ये आ जाता है हमारा थैलेमस वाला पार्ट. ठीक है, उसके साथ यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लगी हुई हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली उनको हम क्या कह देते हैं, सेपल कह देते हैं. क्या कह देते हैं, सेपल कह देते हैं. और इधर जो पिंक कलर का पार्ट होता है या कलर्ड पार्ट बेसिकली फ्लावर का जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, पेटल कह देते हैं. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा पिस्टल और स्टेमन, यानी कि ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट, ये हो गया हमारा मेल पार्ट. इसको हम डिटेल में भी करेंगे, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं. जो पिस्टल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. दैट इज स्टिग्मा जो कि लैंडिंग पार्ट होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, स्टाइल जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ओवरी ये वाला, और ओव्यूल्स जो अंदर और ओव्यूल क्या बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड. ठीक है, ओवरी फ्रूट और ओव्यूल सीड. ठीक है, ये अपना दोनों चीजें डन हो गई. स्टेमन, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट. ठीक है, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के हम क्या कर देते हैं, स्टेमन जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम. ठीक है, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में कवर अप करेंगे. एंड्रोशियम यानी कि अपना जो स्टेमन है वो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमें पता चल गया. इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन. स्टेमन मतलब कि ऊपर आ जाता है हमारा एंथर, नीचे आ जाता है हमारा फिलामेंट, उसको हम स्टेमन बोल देते हैं. फर्दर इट कैन बी डिफर इन द नंबर एंड द लेंथ इन वेरियस स्पीशीज. प्लांट की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमन प्रेजेंट होंगे और अलग अलग नंबर और अलग अलग उनकी लेंथ हो सकती है, क्योंकि लेंथ तो बेसिकली फिलामेंट की होगी ना. ठीक है, अब फिलामेंट जो है, फिलामेंट लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. लॉन्ग है ना, उसी के ऊपर लेंथ डिपेंडेंट होती है. और जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है वो कनेक्टेड होता है टू द फ्लावर्स थैलेमस और द पेटल. मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे देखो ये होता है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, पास वाला पार्ट. पास किसके, ओवरी या थैलेमस या फिर पेटल के पास में, तो ये इसको हम कह देते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और इसको हम कह देते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ द फिलामेंट. ये 2 चीजें याद रख लेना. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंथर. एंथर इज द टर्मिनल एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद 2 थीका इन ईच लोब व्हिच इज नोन एज डायथीकस. The theca are often separated by a longitudinal groove that runs length. ये हमने जो डायग्राम है नीचे यहाँ पे देखो, ये स्टेमन की डायग्राम है. अगर हम इसको देखें तो ये एंथर है, नीचे फिलामेंट है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो ये ऊपर लाइन लिखी हुई है ना थीका वगैरह के ऊपर कि डायथीकस होता है, कैसे है, उसका मतलब क्या है कि हमने इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में कट करना है. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव तो ये रहा. यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टली जब कट करा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स को हमने हॉरिजॉन्टली जब कट करा, तब मेरे पास खुलने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि कट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर तुम्हें 4 कंपार्टमेंट्स दिख रही हैं. ठीक है, ये है हमारी लाइन ऑफ डेहिसेंस एंड बीच में हमारे यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. इसको हम पोलन सैक बोल देते हैं.
4 होते हैं, ठीक है। अब ये डायथीकस मतलब क्या कि ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, ठीक है, ये दूसरी लोब है। इसके अंदर एक लोब के अंदर यानी कि कितनी लोब्स होगी, डायलोब्यूल या फिर बायलोब्ड स्ट्रक्चर बोला इसको हमने, बायलोब्ड स्ट्रक्चर तभी बोला क्योंकि दो लोब हैं इसलिए बायलोब्ड स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है। एक लोब के अंदर कितने थीका हैं, 2 थीका हैं, तो हमने क्या बोल दिया, डायथीकस बोल दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स पहले ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जिससे आगे फर्दर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वो पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, जब मैंने इसको ट्रांसफर सेक्शन करा, यहाँ पर समझो यार, ये जो डायग्राम है ये आ जाती है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर की अब हम बात करेंगे तो इसका ट्रांसफर सेक्शन देखने वाले हैं। देखो, जब हमने उसको ऊपर से देखा, इस डायग्राम को ही ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को जब हमने ऊपर से बिल्कुल ऐसे देखा, ये चीज इग्नोर कर देनी है हमने, ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल इग्नोर, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर का ये डिटेल्ड है नीचे जो दे रखा है, ठीक। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कह देते हैं, एपिडर्मिस कह देते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कह देते हैं, एपिडर्मिस कह देते हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर है यानी कि बाहर से अंदर सेकंड नंबर वाली जो है उसको हम एंडोथीशियम बोल देते हैं, और उसके अंदर जो है उसको मिडल लेयर बोल देते हैं। यहाँ पर हाँ लिखी हुई है, ये मिडल लेयर बोल देते हैं। और मिडल लेयर, नोट माय वर्ड्स, कि मिडल लेयर एक ऐसी लेयर है जो 1 से 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली साइड टेपिटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर यार समझो एक चीज, जो तुम्हारी ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और अपना मिडल लेयर, ये तीनों जो हैं, ये तीनों बेसिकली हेल्प किसके अंदर करती हैं, एक सेकेंड, मिडल लेयर, ये तीनों जो हैं, ये तीनों हेल्प करती हैं इन द मेनली प्रोटेक्शन, ये मेनली हेल्प करती हैं इन प्रोटेक्शन। लेकिन जो हमारा टेपिटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारा टेपिटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को। ये अब जो स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा डिटेल्ड में दे रखा है, इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल साइड पर देखना, ये एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। साइड पे देखते हैं तो ये देखो, हमें प्रॉपर्ली दिखाया हुआ है कि एक लेयर का हमारा एपिडर्मिस है, एक लेयर का हमारा एंडोथीशियम है। यहाँ पर तुम्हें अब नोटिस करना है कि जो मिडल लेयर दिखाई हुई है ना, उसकी 2 एरो बनाई, मतलब कि वो 1 या 2, 1 से ज्यादा लेयर की हो सकती है हमारी मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली तो हमें पता ही चल गया कि कौन सी है, टेपिटम है, ठीक है। और सबसे अंदर क्या होते हैं हमारे MMC, दैट इज माइक्रोस, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हम कहते हैं MMC को। नीचे देखो यार लिखा हुआ है व्हाट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर क्या होती है, पहले ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं वो हेल्प करती हैं, किसमें, प्रोटेक्शन में ही मेनली हेल्प करती हैं। और जो नीचे वाली टेपिटम है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये देखो, ये नीट का भी क्वेश्चन है और ये CUET में भी पूछा गया है और ये आ सकता है, ठीक है। ये जो टेपिटम है वो क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट, और किसको प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो टेपिटम जो होती है इसी के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और यूजुअली 1 से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। ये एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक है इस चैप्टर की, ठीक है, कि द टेपिटम हैज द डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैज यूजुअली मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर, कि जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, दे हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेट्राड मतलब कि जो हमारा टेट्राड होता है, टेट मतलब कि 4, मतलब कि क्लस्टर ऑफ 4 है ना। यहाँ पे देखो ये क्लस्टर है 1 2 3 4 है, मतलब कि ये माइक्रोस्पोरम टेट्राड है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनती हैं फिर वो फर्दर क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, पोलन ग्रेन्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सब सेम लिखा हुआ है, बीच में माइक्रोस्पोर है। कौन कैसे कैसे होता है, पहले होती है माइटोसिस,
फिर होती है मियोसिस 1, फिर होती है मियोसिस 2। नेक्स्ट डायग्राम जो हमारी आ जा रही है वो है कि हमारे ऐसे जो हैं, ये बीच में जो दिए हुए हैं ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं बेसिकली, कि फॉर्मेशन हुई पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है, मैच्योर हो चुका है एंथर, ऐसे पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट मतलब कि क्या है, प्लांट्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट इज बेसिकली पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, बेसिकली पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, है ना, और साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय देयर सेल मेम्ब्रेन, सेम, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब वो जो पॉलन ग्रेन की जो वॉल है वो 2 लेयर से बनी होती है, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। एक्साइन मतलब बाहर वाली, इंटाइन मतलब अंदर वाली। ये डायग्राम से समझो यार, पॉलन ग्रेन का डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो यार, जो बाहर वाली लेयर है ना वो बनी हुई है एक्साइन, अंदर वाली जो लेयर है वो बनी हुई है इंटाइन। ये 2 अपने सेल हैं, अंदर साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल है, ठीक है। उसकी बात नहीं, हम सिर्फ लेयर पे फोकस करते हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो इतनी हार्ड लेयर होती है, यानी कि जो अपनी एक्साइन है वो इतनी ज्यादा हार्ड लेयर होती है कि वो बनी होती है एक ऐसे केमिकल जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है ये लेयर। और देखो, अगर ये इतनी हार्ड है तो कोई चीज इसके अंदर या बाहर कैसे जा पाएगी, पॉलन ग्रेन्स फ्यूज होकर बाहर कैसे जा पाएंगे। तो देखो, इसके लिए बीच बीच में यहाँ पर गैप दिया हुआ है, और उस गैप को हम क्या बोल देते हैं, वो पोर जो बना हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, जर्म पोर बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारी पॉलन ग्रेन की वॉल्स हैं उसकी थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि एक्साइन इज द हार्डेस्ट आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ अ हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन के पास कुछ अपर्चर्स होते हैं जिनको हम जर्म पोर्स बोल देते हैं। पैटर्न्स एंड द डिजाइन्स आर डेवलप्ड बाय द एक्साइन लेयर ओनली, ठीक है। ऊपर जो पैटर्न और डिजाइन है वो सारी एक्साइन लेयर ही बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर IN मतलब कि इनर लेयर है, ठीक है। सेल्यूलोज रिच होती है, पैक्टिन बेस्ड होती है, थिन होती है बट ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोरोपोलेनिन। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। स्पोरोपोलेनिन इज वेरी रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलीज, एंजाइमेटिकेशन, सबसे रेजिस्टेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है वो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, pollen grains are preserved as fossils। pollen grains को हम एज fossils भी प्रिजर्व कर सकते हैं इस इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर की वजह से ही, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टाइप के मैच्योर pollen grain के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। देखो, बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटा वाला या कह लो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है ना, इरेगुलर सा शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और क्या करता है, वेजिटेटिव मतलब फूड रिजर्व, ठीक है। जेनरेटिव सेल टाइनी होता है और फ्लोट करता रहता है उसी के ऊपर वाले यानी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, पर थिक साइटोप्लाज्म होता है और एक अच्छा स्पिंडल शेप्ड भी होता है, प्लस इसके पास अच्छा न्यूक्लियस है। इसके पास जो न्यूक्लियस है उसकी कोई इरेगुलर सी शेप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वेरी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है पोलन की जो टैबलेट्स बनती हैं, पोलन ग्रेन से जो टैबलेट्स बनती हैं वो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू द डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह काम करती हैं। पोलन ग्रेन्स और टैबलेट्स जो हैं, ठीक है, कुछ सिरप्स जो बनते हैं पोलन ग्रेन के, उसको एथलीट्स भी यूज करते हैं एज वेल एज रेस हॉर्सेस भी यूज करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें, ठीक है। Liquid nitrogen that is negative, that 196 degrees Celsius can be used to retain these pollen grains for years. They are employed in crop breeding programs as pollen banks, similar to seed banks. जैसे seed banks होते हैं वैसे ही इनको यूज किया जाता है pollen banks भी। Some people are allergic to, हमने तुम्हें पता होगा कि मैंने जो, अगर तुमने मेरा लेक्चर लगाया है ह्यूमन वाला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें भी हमने एलर्जीज में बात करी थी कि बहुत लोगों को पॉलन से भी एलर्जी होती है, ठीक है। सच एज पार्थीनियम या कैरेट ग्रास, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफी ज्यादा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एजमा और ब्रोंकियोटस कर देते हैं। पोलन ग्रेन्स हैज टू लैंड ऑन द स्टिग्मा टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यार हर एक चीज की ना वैलिडिटी होती है। सिंपली एक बात समझो कि हर एक चीज की वैलिडिटी होती है। अगर एक OTP भी आता है यार, उसकी भी कोई वैलिडिटी होती है कि 1 मिनट
या कोई कोई ओटीपी के 5 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं होती है, हद 10 मिनट होएगी। तो ऐसे ही पॉलन्स की भी एक वैलिडिटी होती है कि वंस दे आर फॉर्म, दे आर मैच्योर्ड, उसके बाद जब वो रिलीज होते हैं उनकी कोई वैलिडिटी है कि वो स्टिग्मा पे जाएं, अपना काम करें, जो कि है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, और ये जो है ना वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी बहुत इफेक्ट करती है। किसी किसी की ज्यादा वैलिडिटी होती है, किसी किसी पॉलन ग्रेन्स की, किसी किसी की कम होती है। जैसे कि कुछ कुछ पॉलन ग्रेन्स अपनी 30 मिनट्स के अंदर ही ऑफ देयर रिलीज वैलिडिटी खो देते हैं, जैसे कि व्हीट और राइस के। राइस एंड व्हीट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर ही अपनी वैलिडिटी जो है वो खो देते हैं। और इन सम मेंबर्स ऑफ रोसिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी उनकी होती है कुछ मंथ्स की। ठीक है, उनकी होती है कुछ मंथ्स की। नेक्स्ट आ जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम क्या कह देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह देते हैं। ठीक है, गाइनोशियम इट माइट हैव अ सिंगल पिस्टल। अगर उसके पास सिंगल पिस्टल है तो हम उसको मोनोकार्पलरी कहते हैं। ज्यादा सेवरल पिस्टल्स हैं तो हम उसको मल्टीकार्पलरी भी बोल देते हैं। और अगर वो पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं टुगेदर तो हम उनको सिनकार्पस बोल देते हैं। अगर वो अलग अलग हैं यानी कि फ्री हैं तो हम उनको एपिकार्पस बोल देते हैं। ठीक है, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। पिस्टल मतलब कि अपना पूरा वो हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 चीजें आती हैं पिस्टल के अंदर। स्टिग्मा, उसके अंदर क्या होता है, इट सर्व्स एज द पोलन ग्रेन लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि यार एयरपोर्ट का भी एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, टेक ऑफ या लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे ही पोलन ग्रेन्स अगर उड़कर आ रहे हैं, पोलन ग्रेन जब उड़कर आ रहे हैं उनको भी तो कोई सरफेस चाहिए जहां पर वो लैंड कर सके। स्टिग्मा वो काम करता है। स्टाइल क्या करता है, इलोंगेटेड, वैसे ही फिलामेंट जैसा ही है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका बिनेथ द स्टिग्मा के नीचे होता है स्टाइल। ओवरी तो हमें पता ही है, बेजल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है पिस्टल का। ठीक है, द प्लेसेंटा इज प्लेस्ड इन द ओवरियन कैविटी, जिसको हम लॉक्यूल बोल देते हैं, इनसाइड द ओवरी। अब जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वही मेगास्पोरेंजियम है, याद रखना। जो हमारा मेल पार्ट है उसका नाम होएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं और ओव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजियम बोल देते हैं। ठीक है, मेगा इज फॉर फीमेल। ओके, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी कैन रेंज फ्रॉम 1। एक ओव्यूल भी होता है जैसे व्हीट, पैडी, मैंगो के अंदर, और ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो यार, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, अब यार इसके एग्जांपल लर्न करने की जरूरत है। तो देखो दिमाग में रखोगे अगर कॉन्सेप्ट, तो नहीं याद रखने की जरूरत है, ध्यान से समझना। अगर हमने कहा, मैंने आपको ऊपर भी बोला कि ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ओवरी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। वैसे ही ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम्हें पता है कि जो पपाया है या वाटरमेलन है उसके अंदर मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं। अगर कभी खाया तो होगा वैसे, तो मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं वाटरमेलन और हमारे पपाया के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बहुत ज्यादा ओव्यूल्स रहे होंगे पहले। ठीक है, तो याद करने जैसी बात नहीं है। अब मैंगो है, मैंगो तो खाया होगा, मैंगो का तो सीजन वैसे ही चल रहा है। मैंगो के अंदर क्या है, एक ही होती है ना, एक ओवरी होती है, तो उसके अंदर एक ही सीड निकलता है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा का सारा इसका थ्योरेटिकल चीज लिखी है, बट मैं सारा डायग्राम से समझाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। देखो पहले तो 2 एंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला एंड है हमारा चिलाजल पोल। ठीक है, ऊपर वाला एंड है हमारा माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, नीचे है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ऊपर वाली साइड एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मैं फ्यूनिकल बोल दे रही हूँ, और उसके ऊपर आ जाता है हमारा हाइलम। ठीक है, माइक्रोपाइलर पोर के पास ही क्या होगा, माइक्रोपाइल, ये जगह माइक्रोपाइलर पोल के पास क्या होगा, माइक्रोपाइल। चिलाजल पोल यहाँ पे खाली है, एम्ब्रियो सैक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंट्यूगमेंट्स हैं। अगर तो आउटर इंट्यूगमेंट और एक है इनर इंट्यूगमेंट। ठीक है, नाम याद हो गया। यहाँ पर है हमारा न्यूसेलस। डायग्राम से सब चीजें क्लियर होती गई। कहते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर दैट अटैचेस टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। देखो मैंने कहा ना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा।
और हाइलम किस पॉइंट को कहेंगे, जहां पर ओव्यूल बॉडी और फ्यूनिकल आकर फ्यूज हो रहे हैं आपस में। ओव्यूल की बॉडी और ये फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और ओव्यूल वाली चीज फ्यूज हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, हाइलम कह देते हैं। और हमारे पास कहते हैं 2 इंट्यूगमेंट्स भी आ जाती हैं, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है। और विद एन एक्सेप्शन ऑफ अ स्मॉल होल माइक्रोपाइल नियर द टिप, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जिसको माइक्रोपाइल बोल देते हैं, क्योंकि वो माइक्रोपाइलर एंड के पास है या माइक्रोपाइलर पोल के पास है, ठीक है। चिलाजल जो होता है वो बेजल पार्ट है, चिलाजल पोल या चिलाजल वाला पार्ट यहाँ पर है, वो हमारा बेजल पार्ट है, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चिलाजल एंड, ठीक है। न्यूसेलस इज अ क्लम्प ऑफ सेल दैट इज इनक्लोज्ड विद इन द इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स के अंदर और हमारे एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस है, जो कि एक हमारा क्लम्प ऑफ सेल्स होता है, जो कि बेसिकली फूड रिजर्व की तरह काम करता है, ठीक है। Embryo sac is the main female gametocyte found in the nucellus, or single embryo sac is generated from a megaspore in a ovule by meiosis, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे बनता है, वहां पर भी एमएमसी था, यहाँ पर भी एमएमसी है, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं फ्रॉम मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, बनती हैं, और जिसका क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इट प्रोड्यूसेस मेगास्पोर एज द रिजल्ट्स, ठीक है। कहते हैं दोनों ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म्स के अंदर इन्वॉल्व किसको करती हैं, मियोसिस को। मैंने ऊपर भी लिखा था, पहले मियोसिस, दोनों प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है मियोसिस, इसीलिए ये एक क्वेश्चन भी रहा है हमारा AIPMT में, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट, one of the megaspore is functional and majority other 3 degenerate। देखो उसमें क्या होता था, सारे के सारे पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कहते हैं एक फंक्शनल होता है, बाकी तीनों क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म्स द फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुई, माइटोटिक पहले क्या बनता है हमारा 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर बन जाता है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसमें से कि 6 ऑफ द टोटल 8 न्यूक्लियाई के बाहर क्या बनती है, सेल वॉल, और 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको डायग्राम से समझते हैं, ये वाली, इसका जो मैंने ऊपर बोला उसकी ये डायग्राम है, ध्यान से समझना। ऐसा बन जाता है कुछ हमारा कि ये जो चिलाजल एंड है तुम्हारा, ये समझना है तुमने, चिलाजल एंड है, ये वाला हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ऊपर वाले डायग्राम ऐसे बनी हुई थी, ये उल्टी बनी हुई है। अगर तुम इसको समझो ध्यान से एक चीज, कि ये जो हमारा नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, उधर वाली साइड ऊपर था, क्योंकि ये बेसिकली डायग्राम ना उल्टी बनी हुई है, कुछ नहीं है। और एंड्स के साथ करोगे समझ के तो हो जाएगा। चिलाजल एंड के पास हमारे 3 एंटीपोडल्स हैं, कितने, 3 एंटीपोडल्स हैं। अपने पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक सेंट्रल सेल है, एक ही एग है, 2 साइनर्जिड्स हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड से ही जो है हमारा जाता है हमारा अंदर अपना क्या कहते हैं उसको, पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पर है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो थोड़ी मोटिलिटी पुशअप में उसके वो मदद कर देता है हमारे पोलन ग्रेन को। ऊपर यहाँ पर है हमारे 2 साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स के ऊपर मेन चीज है जो कि ऊपर है, दैट इज साइनर्जिड्स के ऊपर जो कि है हमारा एग, जिसके साथ आकर फ्यूज करना है पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम सेंट्रल सेल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स का काम छोड़ दो, 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो एक नहीं, हमारे 2 डबल फ्यूजन होती है यहाँ पे। डबल फ्यूजन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। कैसे, अब हमारे 2 एग आए, 2 एग कह रही हूँ, 2 हमारे पोलन ग्रेन आए, यहाँ से 2 पोलन ग्रेन आए। अब एक तो हो गया यहाँ पर फ्यूज एग के साथ, दूसरा चला गया आगे, दूसरा इन दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 चीजों की फ्यूजन हुई। इसको हम क्या बोल देंगे, जो यहाँ पर हुई है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इधर क्या हुई है, ट्रिपल फ्यूजन,
ठीक है। यहाँ पर एक एग और एक पोलन ग्रेन की जो हुई है उसको हम क्या बोल देंगे, सिनगैमी। यहाँ पे 3 चीजों की हुई ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नीचे कहते 3 सेल्स एट द चलाजल एंड, जिसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, 2 न्यूक्लियाई जो उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। यहाँ पर आगे दिया होगा यार इसके बारे में, हाँ फिलीफॉर्म एपरेटर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो यूनिक सेलुलर थिकिंग होती है नियर द माइक्रोपाइलर एंड एट द टिप ऑफ द साइनर्जिड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द साइनर्जिड्स। देखा मैंने कहा था वो पोलन ट्यूब को, पोलन ग्रेन्स को अंदर लेके जाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। ये तो सब पता है यार हमें। इसके अंदर ना 3 टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, जिसके अंदर पोलन जो पोलन का जो सोर्स है वो बदलता है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था यार, जीनोगैमी के ऊपर तो इस साल। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, कैसे कि जो एक एंथर है, स्टिग्मा है, उस तक जाएंगे उसके पोलन ग्रेन, पर सेम फ्लावर के सेम प्लांट भी सेम है और उसके ऊपर जो फ्लावर लगे हैं वो भी सेम है, मतलब सेम ही फ्लावर पर जा रहा है, कुछ अलग नहीं है। मतलब कह लो कि ये जो फ्लावर है, ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, इसी के जो यहाँ पर एंथर लगा हुआ है ना, उसी के ऊपर और नीचे जा रहा है। मैं आपको थोड़ा पास में से दिखाती हूँ, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि मैं यहाँ से समझा सकूं। जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि ये आपको विजिबल होगा। तो इसके अंदर जो ये है हमारा, ये हो गया हमारा ऊपर वाला एंथर, नीचे वाले हो गए इसके फिलामेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये आपस में ही जाएंगे। ये अपना एक पूरा प्लांट है, ठीक है, ये पूरा प्लांट हो गया, इसका ये एक फ्लावर है, इसी के ऊपर जाएगा, आपस में ही जाएगा, ना कि इस फ्लावर से इस फ्लावर में चला जाएगा। अगर ये सेम ही फ्लावर पे रह रहा है तो उसको मैंने क्या कह दिया, उसको उस प्रोसेस को मैंने कह दिया ऑटोगैमी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। अगर मैंने कह दिया उसको गेटोनोगैमी, मतलब कि प्लांट तो सेम है पर फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर ये 2 हैं। मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा पे जाएंगे पर ऑफ द अनदर फ्लावर। सपोज कर लो इसका जो पोलन ग्रेन है, इस एंथर का पोलन ग्रेन इस वाले के पास, इसके स्टिग्मा के पास चला गया, पर प्लांट अपना सेम है। तो आई होप अब ये टॉपिक क्लियर है। एक बार यहाँ से हम रीड करते जाएंगे फटाफट से कि जो ऑटोगैमी है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, गेटोनोगैमी है मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें फ्लावर भी सेम रहेगा, उसी के एंथर के पॉलन जो हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड होंगे, पर इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगी कि प्लांट तो सेम रहेगा, सेम प्लांट, पर अनदर फ्लावर, फ्लावर अलग है, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, बस फ्लावर अलग है पर प्लांट सेम है। लास्ट आ जाता है जीनोगैमी, मतलब इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन है। देखो यार, सेकंड वाले में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसका वाला उड़ के ऊपर तो जा रहा है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुई, ठीक है। जो लास्ट वाला है अपना जीनोगैमी, उसमें क्या होता है कि फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ज्यादा आपको जेनेटिकल वेरिएशंस देखने को मिलेंगी लास्ट वाले में। पहले वाले का एग्जांपल है सनफ्लावर, दूसरे वाले का एग्जांपल है कॉर्न, और तीसरे वाले का एग्जांपल है अपना अनियन। देखो यार, इसमें इसी से इसी पे जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसका प्लांट सेम है दूसरे पे, इसका तो प्लांट भी नीचे से ज्वाइन नहीं है, मतलब ये तो प्लांट भी अलग अलग के फ्लावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब इसके अंदर और टाइप्स आ जाती हैं ऑटोगैमी के अंदर, दैट इज चैस्मोगैमस फ्लावर्स। दे हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। जिस एक्सपोज मतलब कि बाहर को निकले हुए, जैसे इसका भी था, बाहर को निकले हुए हैं, जिसकी वजह से विंड पॉलिनेशन वगैरह इजीली हो जाती है। उसके बाद आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जिसके अंदर फ्लावर्स जो हैं इतने ओपन नहीं होते इन इट्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। एजेंट्स मतलब कि
क्या क्या जो मतलब जो ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। क्योंकि सपोज कर लो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुझे कहीं किसी को कोई पार्सल पकड़ाना है और मेरा भाई है सपोज कर लो, वो वहां तक जा रहा है, तो मैं कह दूंगी कि चल तू मेरा भी पार्सल लेता जा और रास्ते में वो काम करता आइयो। तो हम ऐसे करते हैं, प्लांट भी ऐसे करते हैं। अब अगर जो फ्लाइज हैं या जो हमारे बेसिकली कह लो इंसेक्ट्स हैं, है ना, बहुत बार एबायोटिक भी होता है, बायोटिक भी होता है, पर जो हमारी बर्ड्स हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हवा में हैं ही, उड़ रहे हैं, वो दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेंगे ही, उन्होंने वहां तक जाना ही है, तो क्यों ना जो फ्लावर है वो अपने पॉलन भी उसी इंसेक्ट को या बर्ड को देता जाए कि भाई तू मेरे भी ले जा और दूसरे फ्लावर तक छोड़ दियो। ऐसे होता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक के अंदर आते हैं विंड से, कभी हवा वगैरह चलती है, हवा से ही पॉलन ग्रेन जो लाइट वेट पॉलन्स होते हैं उड़ते हैं और किसी और के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है वाटर। वाटर के अंदर भी पॉलिनेशन तो होती ही है ना, तो वाटर हेल्प करता है पॉलिनेशन कराने में, बट वाटर तो ज्यादा एबायोटिक के अंदर ज्यादा प्रेफर्ड विंड है। और अगर एबायोटिक और बायोटिक दोनों में से देखा है तो ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा पॉलिनेटर? इंसेक्ट। ठीक है। और बर्ड्स ठीक ठाक से प्रेफर होते हैं, पर इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रेफर होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स यूजुअली ज्यादा नेक्टर लेने के लिए प्लांट्स पर बैठती हैं। ठीक है। इनको एक एक करके समझते हैं। अगर तो हाइड्रोफिली इज नॉट यूज्ड बाय ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स, सारे एक्वेटिक प्लांट्स इन पे ही डिपेंडेंट नहीं है हाइड्रोफिली, यानी कि हाइड्रोफिली मतलब कि वाटर इज यूज्ड एज अ पॉलिनेटर। ठीक है। यहाँ पर अपने पास दो एग्जाम्पल्स भी नीचे हैं, एक है हमारा वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। ये कुछ हैं जो कि अबव द सरफेस आकर, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली ये दोनों अपने खुद वाटर में रहते हुए वाटर को अच्छा नहीं समझती हैं, ये ज्यादा ट्रस्ट करती हैं इंसेक्ट्स पर। ये वाटर सरफेस पे आती हैं और इंसेक्ट्स के थ्रू ही अपनी पॉलिनेशन करवाना चाहती हैं। ठीक है। एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट्स जो करते हैं, और ये एनिमल्स आर यूज्ड टू पॉलिनेट द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने बोला है सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाले पॉलिनेटर्स कौन से हैं? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, पहली बात तो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल नहीं होंगे तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके आएंगे कैसे? नेक्टर नहीं देंगे, नेक्टर रिच भी होते हैं। ठीक है। कलरफुल और नेक्टर रिच बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर नेक्टर नहीं देंगे तो इसमें इंसेक्ट का कोई फायदा नहीं है, वो क्यों आएगा? ठीक है। अट्रैक्टिव तो होते ही हैं। ठीक है। जैसे कि जो हमारी बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, नॉर्मल फ्लाईज हैं, बीटल्स हैं, वैस्प है। वैस्प का तो तुमने, अभी मैं कराऊंगी इकोलॉजी, बट वैस्प का तो तुमने फिग एंड वैस्प रिलेशनशिप भी पढ़ा होगा। यही तो है वो चीज, पॉलिनेशन कराता है और इन रिटर्न वो उसको प्रोवाइड करता है सीड्स वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, देखो ऐसे करता है पॉलिनेशन हमारा इंसेक्ट। ये एक फ्लावर है, इसके पॉलन ग्रेन्स उठाए, इसने इस दूसरे फ्लावर में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फ्लावर है। ठीक है। ये समझ के चलो, यहां से इसने पॉलन उठाए, पॉलिनेटर कौन बन गया? इसका बी बन गई। उसके बाद इसने पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करा दिए। ऐसे होती है पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आउट ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन डिवाइसेस, की हम आर्टिफिशियली भी कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करके फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं जिसके अंदर हम अपने मन पसंदीदा करेक्टर्स डाल सकें। ठीक है। जैसे कि हम जिसको कह देते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ताकि अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस सेल्फ। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यार अगर कोई प्लांट है, उसका जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करी जा रहा है कि अपने ही उसी सेम से, ना तो वेरिएशन आएगा ऐसे प्लांट के अंदर। ठीक है। और उसको क्या हो जाएगा? इंसानों वाला डिप्रेशन, पर कौन सा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा अगर प्लांट या फ्लावर ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ठीक है। दूसरों के साथ क्रॉस पॉलिनेट करेगा तब ज्यादा वैरायटीज बनेंगी ऐसे प्लांट की। ठीक है। तो फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं, इसी सब में हेल्प करते हैं कि आउटगैमी जो है वो प्रिवेंट हो जाए, ना करनी पड़े, या तो गेनेटोगैमी करो या जीनोगैमी हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि जो पॉलन जो है उसको इनहिबिट कर देता है स्टिग्मा, मतलब इग्नोर मार देता है, ऐसा कुछ ना हम अपने मन पसंदीदा करा सकें। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की जो प्रोडक्शन है, मतलब कि व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गेनेटोगैमी।
ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, जिसकी वजह से दोनों पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरैक्शन बिटवीन पॉलन, ये है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, और ये एक काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे समझो डायग्राम से कि यार ये दो मेरे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आ गए हैं स्टिग्मा पर आ चुके। अंदर क्या है कि पोलन ग्रेन्स अब स्टिग्मा पर आ चुके हैं। अब स्टिग्मा की मर्जी कि वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ठीक है। स्टिग्मा की मर्जी है भाई, वो फीमेल है। तो पोलन ग्रेन्स तो यार अपने आज गए हैं बेचारे, अब वो आकर वहां बैठे हैं, कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठे हैं, ठीक है, बैठ गए बेचारे। अब जो है स्टिग्मा है फीमेल, वो करेगी एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कब करेगी, जब उसकी जान पहचान का बंदा होगा। समझ रहे हो यहाँ पर क्या चक्कर है। अगर वो तब कंपैटिबल होगा जब वो उसकी जान पहचान का, यानी कि सेम स्पीशीज सेम प्लांट का निकलेगा, नहीं तो वो उसको बेचारे को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पर देखो कि कंपैटिबल कैसे होगा, जब पोलन ग्रेन होगा सेम स्पीशी का, इनकम्पैटिबल कर देगी, यानी कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है ना भाई शादी.com। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन होगा जब दूसरे स्पीशीज का सेम प्लांट का, इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तभी हो सकता है, ठीक है। अगर वो दूसरे स्पीशीज का है तो कैसे है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। चलो, इफ द पोलन इज नॉट इनकम्पैटिबल एंड शेयर्स नो कंपैटिबिलिटी विद द पिस्टल, देन द पिस्टल रिजेक्ट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द पोलन ट्यूब जो सेल डिवाइड करता रहता है एंड प्रोड्यूसेस टू मेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो हमारे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि दो मेल गैमीट्स आते हैं, एक फ्यूज कर जाता है एग के साथ जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और एक किसके साथ फ्यूज कर जाता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब यार ये किस में रिजल्ट करता है, ये तो अगर एक मेल गैमेट के साथ एक फीमेल गैमेट फ्यूज करिए तो क्या बना देंगे, जाइगोट। वही सारा सेम ह्यूमंस वाले टाइप का बनता है, जाइगोट बन गया फिर एम्ब्रियो बन गया। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये पता है हमें। इधर आ जाता है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज किया था वो रिजल्टेंट क्या बना देते हैं, पेन बना देते हैं भाई, ये वाला नहीं, पेन बना देते हैं, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देते हैं, जो कि आगे क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि क्या आगे बना देता है, एंडोस्पर्म। ये दिया तो इसके एग्जांपल से समझो। ये देखो, ये है हमारा कोकोनट बेचारा। जो कोकोनट है उसका जो व्हाइट कर्नल होता है, ये अंदर वाला पार्ट नहीं होता व्हाइट, बहुत सारे लोग, अगर कोकोनट तुमने खाया भी हो सकता है, कोकोनट का व्हाइट कर्नल लोग खाते हैं, ठीक है, या कोकोनट पिया है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, जो पार्ट जो खाया जाता है उसको व्हाइट कर्नल बोलते हैं, और वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, सेलुलर बैटरी एंडोस्पर्म, ठीक है। और बाहर जो सॉफ्ट, जो हमारा तुम वाटर पीते हो, कोकोनट वाटर जो पीते हो, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो होता है क्या, पेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पी की हैं, पीनट की हैं, कैस्टर की हैं। अब आ जाते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब होती है, जाइगोट डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कब होगी, जब हमारा जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जो जाइगोट है, इट इज लोकेटेड नियर द माइक्रोपाइलर एंड वेयर द एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स, ठीक है। उसके बाद है कि न्यूट्रिशन एडेप्टेशन हम देते रहते हैं ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तुम्हें पता है, हमें मेन जाइगोट बनाने से पहले दो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट को फ्यूज करा के एंडोस्पर्म बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो एंडोस्पर्म बहुत बार जो भूखड़ जाइगोट होता है ना और एम्ब्रियो, उसको खाना पड़ता है, वो खाता है उस एंडोस्पर्म को, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ मैच्योर एम्ब्रियो के साइज हैं कि कैसे कैसे मैच्योर होता रहता है। सबसे पहला तो ये जाइगोट है। दूसरा आ जाता है मेरा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। पहले बनेगा ऐसा एम्ब्रियो बनेगा ग्लोब्यूलर, फिर तीसरा बनेगा अपना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मेरा कुछ ऐसा मैच्योर्ड बन जाता है। लास्ट है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज ओव्यूल इनटू सीड। मतलब कि जो ओव्यूल है वो
सीड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि द ओव्यूल दैट फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है ना सीड, इज रेफर्ड टू एज द सीड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, एक चीज मैं ऊपर बताना भूल गई कि फ्लावरिंग प्लांट्स, इफ यू माइट बी नोइंग कि किनको कहते हैं, बट फ्लावरिंग प्लांट्स हम यूजुअली एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं, ठीक है। कि जो ये सीड बना, ये रिजल्ट है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, ठीक है, कॉटिलिडन्स and an embryo axis. Because of the food stored as in legumes, the cotyledons are simple, thick and swollen. जो cotyledons होते हैं बेसिकली, ये सीड कोट तो अलग चीज है, उसके अंदर जो cotyledons होते हैं, मैंने ऊपर यहाँ पर आपको डायग्राम एक्सप्लेन भी करी कि ये हमारे दो cotyledons है। देखो यार, ये थिक है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, थिक भी है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये क्या है, थिक है और स्वोलन पार्ट है। दो टाइप के मैच्योर्ड सीड्स होते हैं, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। जो नॉन एल्ब्यूमिनस है उसके अंदर एंडोस्पर्म इन द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसको कुछ खाना चाहिए होता है नरिशमेंट के लिए, तो वो एंडोस्पर्म को खा लेता है, वो बहुत भूखड़ होता है। तो वैसे के जो सीड्स होते हैं, फिर ना के बराबर सीड्स हैं उस फ्रूट के अंदर, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। और एल्ब्यूमिनस सीड्स जो थोड़ा कंजूस टाइप का एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर की वो थोड़ा सा एंडोस्पर्म खाता है और थोड़ा सा बचा भी देता है ताकि वो फर्दर काम आ सके। अब नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट और बीन। एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट है या एक फन फैक्ट है एक, कि अ स्ट्रॉबेरी हैज 2000 seeds on an average. It is the only fruit in which the seeds are visible on outside. हमें पता है कि जो स्ट्रॉबेरी है वो कैसी दिखती है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स बेसिकली हम जिसको कह देते हैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं उसके सीड। वैसे यूजुअली हर एक फ्रूट आप देख लो, उसके सीड्स अंदर की साइड प्रेजेंट है। स्ट्रॉबेरी एक लौता ऐसा फ्रूट है जिसके जो सीड्स होते हैं वो बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं, 200 होते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। ओवरी अब जो कन्वर्ट हो गई है फ्रूट के अंदर, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं, फ्रूट एंड सीड, दे आर अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड आल्सो दे आर इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूल बिकम द सीड्स, ओवरी बिकम्स द फ्रूट। ओवरी डेवलप्स इनटू अ पेरिकार्प। जो फ्रूट की जो वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट्स कैन बी फ्लेशी, जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, या फिर ड्राई भी हो सकते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ठीक है। अब ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है। ट्रू फ्रूट मतलब कि जो ओवरी से ही बना है। फॉल्स फ्रूट मतलब कि जो ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से फ्रूट बन गया, वो झूठा फ्रूट है। ट्रू फ्रूट मतलब कि जो कि ओवरी से ही बना है, उसको हम कह देते हैं ट्रू फ्रूट। और एग्जांपल है वाटरमेलन, लेमन, चेरी, ठीक है। फॉल्स फ्रूट हैं जो कि थैलेमस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि थैलेमस जो है उससे डेवलप हो चुका है फ्रूट, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉल्स फ्रूट की। ये देखो यार, ये एप्पल की यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में हमारी वो भी दे रखी है डायग्राम, की जो ये थैलेमस होता है, इसके अंदर का सीड है, एप्पल ऐसे बनता है, ठीक है। और ये है हमारी स्ट्रॉबेरी, कि इसके अंदर कहाँ है थैलेमस, ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। कुछ ऐसे स्पीशीज ऑफ फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन, देखो हमने क्या कहा कि फ्रूट्स कैसे बन रहे हैं, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो रही है तभी। तो ये कुछ फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा एग्जाम्पल है बनाना। तुमने नोटिस करा है बनाना के अंदर, कभी खाया तो होगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन फ्रूट है। बनाना के अंदर सीड होता है? नहीं होता, मतलब कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, उसके अंदर सीड की डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है। दैट इज पार्थिनोकार्पिक, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ऐसे ही याद हो जाएगा कि ऐसा फ्रूट, थोड़ा सा भी सोचोगे तो याद आ जाएगा, हाँ बनाना में कोई सीड नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज पार्थिनोकार्पी व्हिच रिजल्ट्स इन सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस इज
कि जो सीड्स की प्रोडक्शन करना बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड्स बनाना, प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, एपोमिक्सिस सीड पे क्वेश्चन आ रखा है, पॉली एम्ब्रियोनिक पे क्वेश्चन आ रखा है, पॉलीजेनिक ये वाले जो ऊपर हमने करे ना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, और फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर अब ये जो हमारे सीड्स हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे तो मतलब इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल हो गया, ठीक है, राइट। बट वो दिखता किसके जैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही दिखता है, ठीक है। अब आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ दिस एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है, एपोमिक्टिक सीड्स की डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड हमारा एग है वो डेवलप कर जाता है इस एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ स्पीशीज में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे सिट्रस या मैंगो के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियोज, एक सीड के अंदर बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज हैं। नाम से डिकोड करो कि जो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब पॉली मतलब बहुत ज्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब कहते हैं कि ईच ओव्यूल इन दिस स्पीशीज इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, मैंगो के अंदर बहुत नंबर ऑफ एम्ब्रियोज होते हैं, एग्जांपल याद कर लेना। इंपॉर्टेंस क्या है अब इसकी हाइब्रिड इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम आता है, देखो अगर हमें हाइब्रिड सीड जो है वो ग्रो कराने हैं तो ऑफस्प्रिंग सेग्रीगेट होंगे और उनकी लूज हो जाएगी दी हाइब्रिड की, हाइब्रिडाइजेशन करने की करेक्टरिस्टिक्स लूज कर देंगे। बट अगर हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्शन एक्सपेंसिव भी होती है, एज अ रिजल्ट फार्मर पे वेरी हाई प्राइसेस ऑफ सच हाइब्रिड सीड्स। देखो अगर मैंने तुम्हें जो बायोटेक चैप्टर कराया उसमें भी हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कि हम अपनी मर्जी से कराते हैं, तो यार ऑब्वियस सी बात है वो चीजें सस्तियां कहाँ होंगी, वो महंगी होंगी, एक्सपेंसिव ही होंगी। देयर इज नो करेक्टरिक सेग्रीगेशन इफ द हाइब्रिड प्रोजेनी, यहां पर ध्यान देना, हाइब्रिड प्रोजेनी आर टर्न्ड इनटू एपोमिक्टिक सीड्स, फार्मर देन को यूज टू कंटिन्यू एज द फ्रेश क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर। मतलब क्या हुआ, कहते अगर हुआ इसका कि अगर फार्मर को ये चीजें एक्सपेंसिव है तो फिर अगर कोई प्लांट कोई ऐसा है फ्रूट जो कि पॉली एम्ब्रियोनी शो कर दे, बहुत सारे एम्ब्रियो शो कर दे, उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बने, तो बहुत ज्यादा हाइब्रिड सीड्स ग्रो कर सकता है वो ईयर आफ्टर ईयर, समझ रहे हो। एपोमिक्सिस इज सो इम्पोर्टेंट इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री दैट मेनी लेबोरेटरीज थ्रू आउट इन द वर्ल्ड आर actively researching on this to gain a better understanding of the genetics behind this. So let's start with our question practice. So the first question is that which of the following are the important floral rewards to the animal pollinator? Animal pollinator हमारी mostly insect होती हैं, तो insect अगर pollen grains को pollinate कराने में हेल्प करें तो इनको कुछ बदले में रिवॉर्ड देना पड़ता है प्लांट्स को, वो क्या होता है, नेक्टर होता है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स को लेके जाती है, नेक्टर एज अ रिवॉर्ड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ओव्यूल विल बी, अंदर से शुरू करना है, अंदर से सबसे अंदर क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। ये तीन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है, एक एलिमिनेट हो गया, ऐसे एलिमिनेट भी करते जाया करो यार, इजी हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इंट्यूगमेंट्स आते हैं, सबसे बाहर वाली साइड एम्ब्रियो सैक, उसके इंट्यूगमेंट्स और एम्ब्रियो सैक के बीच में क्या होता है, न्यूसेलस, बी पार्ट आ जाएगा आंसर, लास्ट में इंट्यूगमेंट्स। व्हाट इज द फेट ऑफ द 7 cells ऑफ द एम्ब्रियो सैक, क्या है वो 7 सेल जो बनते हैं, तो साइनर्जिड्स हो गया, 2 अपनी पोलर बॉडीज, एक एग, वो सबका क्या है, दैट ऑल ऑफ देम ऑल बट 1 विल डिसइंटीग्रेट, नहीं, एक जो है वो करता है, बाकी 3 डिसइंटीग्रेट करती हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। 2 विल बिकम फर्टिलाइज, द अदर विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है, 2 करेंगे ना, 2 पोलर न्यूक्लियर और एक एग, मतलब 2 करेंगे, 2 विल बिकम फर्टिलाइज, अदर विल फ्यूज, नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैच द फॉलोइंग, तो एक्साइन से स्टार्ट कर लो यार, सिंपल है, दिख रहा है, बी का थर्ड आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ए का आ जाएगा हमारा सेकंड, बी का हमारा आ गया थर्ड, उसके बाद सी का हमारा आ जाएगा फिफ्थ, और वेजिटेटिव सेल आ जाएगा मेरा ये फॉर्मेशन, तो हमारा मैच कर लो यार, फोर्थ का आ जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस डिवीजन के बात करता है, माइटोटिक या मियोटिक, कौन सी, मियोटिक।
एंडोस्पर्म इज जनरली एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। ये नीट का भी क्वेश्चन है, यानी कि नीट का इस साल का पीवाईक्यू भी है, क्योंकि यार 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, तो टोटल कितने हो गए? 3, तो ट्रिप्लॉइड हुआ, 3n ही होगी उसकी प्रोजेनी क्या हो गई? 3n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। आ गया क्वेश्चन, मैंने कहा था फॉल्स फ्रूट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ दी, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट, एप्पल, पियर, सारे हैं। ठीक है, अमंग द लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर द फ्लोरल वर्ल्ड आर। कौन से करेक्ट नेम नहीं है फ्लोरल वर्ल्ड्स के? एंड्रोशियम है, कार्पल भी है, कोरोला भी है, फोर्थ सेपल नहीं है। ठीक है, सेपल नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा फोर्थ नहीं है एक, और हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड, यानी कि अपना कार्पल नहीं है। मुझे ये वाले नेम देने हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये वाले नेम के अकॉर्डिंग ये वाले नेम्स नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सेकंड एंड फोर्थ। 9th क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मेगास्पोरोजेनेसिस इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरोजेनेसिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ओव्यूल। प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, क्या जनरेट करता है? यूजुअली क्या जनरेट करता है? ध्यान से देखो क्वेश्चन। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, जो कि वेरिएशंस को लीड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही इसलिए ताकि वेरिएशंस आए और न्यू प्रोजेनी बने, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इफ देयर आर 4 सेल्स इन एंथर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन? 4 सेल है एंथर में, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, बहुत ज्यादा ही गंद पड़ गया। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड इन, किसमें लिबरेट होता है हमारा पोलन ग्रेन? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2 और 3 सेल्ड स्टेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है एजर्शन रीजन। एजर्शन है द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 पोर्स, और रीजन है मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड। तो इसका क्या आ जाएगा? ए तो हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिवाइड नहीं करता माइटोटिकली, 4 स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करता, तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नंबर 14 है कि इन एंजियोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके थ्रू आप एंजियोस्पर्म्स में करते हो? एग। In angiosperm, plant having chromosome number 12 will have chromosome number in integuments and nucellus of, किस नंबर का होगा? 12 ही होगा। One of the most resistant known biological material is sporopollenin, जिसकी एक्साइन लेयर, बहुत ही फॉन्ट, जिसकी एक्साइन लेयर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला है कि स्टेटमेंट 1 इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म दैट इज पीसी एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। स्टेटमेंट 2 है द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस with this we are done with the question practice, PYQ question practice of this chapter. Thank you so much everyone. If you watched till the very end, it really means a lot. And with this we are done with the whole unit, that is unit number 1, reproduction. Now from tomorrow we are going to begin with the ecology, then followed by genetics unit. Do like my content and subscribe to my channel. Bye.